So yes, very good afternoon all of you. Again start करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी. नेक्स्ट लेक्चर प्लांट फिजियो. देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज पढ़ी थी. हमने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर लिया. वी हैव स्टार्टेड फोटोसिंथेसिस. और हमने इसमें पिगमेंट्स के बारे में जाना था. कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो जाना. जो पिगमेंट्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, मतलब उसकी लोकेशन वो हमने जानी कहाँ प्रेजेंट है. थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे कैसे कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसी भी पिगमेंट का, वर्क कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली. अब हमने उसके लास्ट में हमने एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में जाना था कि एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किस जगह पे आ रहा है. तो हमने देखा एक ब्लू लाइट रीजन और एक रेड लाइट रीजन. ये हमने पूरा पढ़ा. अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस टर्म की तरफ जो हमने इन सभी के बीच में यूज करी थी और जो हमें नहीं पता. वो टर्म क्या थी? फोटोसिस्टम. फोटोसिस्टम. देखो ये जो फोटो सिस्टम होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा. ये आपके पहले तो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के. फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. कितने टाइप के हैं? दो. पहले कौन डिस्कवर हुआ है? ये डिस्कवर्ड फर्स्ट. एंड ये वाला क्या हुआ है? डिस्कवर्ड सेकेंड, मतलब बाद में डिस्कवर हुआ. लेकिन अगर मैं इनके वर्क की बात करूं, इन दोनों में से वर्क पहले कौन करता है? वो है ये. और ये वर्क बाद में करेगा. मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे. ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखना है. मतलब इनके नाम, मतलब ये फोटो सिस्टम 1 कहला रहा है और कोई फोटो सिस्टम 2 कहला रहा है, वो इस पे बेस्ड नहीं है कि काम कौन पहले कर रहा है. वो इस पे बेस्ड है कि डिस्कवर कौन पहले हुआ है. डिस्कवर जो पहले हुआ है उसका नाम दे दिया 1 और डिस्कवर जो बाद में हुआ उसका नाम दे दिया फोटो सिस्टम 2. ठीक है, और बाद में जाना गया, उसके बाद जाना गया अच्छा वर्क तो पहले लेकिन फोटो सिस्टम 2 कर रहा है. मतलब पार्टिसिपेशन वर्क के अंदर किसका है? पहले फोटो सिस्टम 2 का देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट, इसी में आगे अब हम बात करते हैं जो हमारे फोटो सिस्टम्स होते हैं बेटा कुछ ऐसे होंगे. थोड़ा मैं रफ आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको पीछे डायग्राम के थ्रू भी इसको समझाऊंगी. कुछ ऐसे. इसमें एक तरफ होता है आपका क्या? रिएक्शन सेंटर. ठीक है, और एक तरफ होता है क्या? एंटीना कॉम्प्लेक्स. एंटीना कॉम्प्लेक्स. ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है सबसे पहले लाइट यहीं पे आएगी. यही लाइट को एब्जॉर्ब करता है. इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, हम इसी को कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. इसी के अंदर है, मतलब एंटीना कॉम्प्लेक्स की साइड में ही क्या प्रेजेंट है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं. ये क्या है? क्लोरोफिल, मतलब पिगमेंट. ठीक है, पिगमेंट. पिगमेंट है ये. और पिगमेंट अकेला नहीं होता, पिगमेंट प्रोटीन के साथ यहाँ पे अटैच रहता है. जब हम बात कर रहे हैं कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, अकेला नहीं है, थोड़ा सा प्रोटीन उसके साथ अटैच है. अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या होता है, जैसी लाइट एनर्जी आएगी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं बेटा? एक्साइटेड. समझना इस चीज को. एक्साइटेड, लेकिन वो वहां तो नहीं रहेंगे, वापिस आएंगे. वापिस आएंगे तो अपनी एनर्जी किसी और इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे. अगेन ये किसी और को पास करेगा, ये किसी और को पास, ये किसी और के इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पास होते जाएंगे और इनकी एनर्जी पास होती जाएगी. दोबारा सुनो मैं क्या कह रही हूँ. मैंने कहा इस धर का जो इलेक्ट्रॉन था जैसे ही उसको लाइट मिली ये एक्साइटेड हुआ, अपनी एक्साइटेड स्टेट में गया. एंड व्हेन इट कम्स बैक टू द लोअर स्टेट, जब वो वापस से अपनी लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है. उस बची हुई एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज आउट करे. जब वो रिलीज आउट करता है तो वो किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा. अगेन दिस इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड से लोअर और किसी और को पास करेगा, वो किसी और को, वो किसी और को. ये कहानी चलती रहती है. एंड एट द एंड
एट द एंड ये जो एनर्जी है ये मिलती है इधर की तरफ, किधर जाती है बेटा, रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, जो वाटर था ना, वाटर ब्रेक डाउन हो रहा था, H+ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, ये इधर आएगा, इसको मिलेगा, अब इधर आएगी, ठीक है, वो जो पूरे घूम के आ रही है ना, वो किधर आएगी बेटा, अब इधर की तरफ आएगी आप, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है आपका फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर, इसलिए कहते हैं हम इसे, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन फिर पार्टिसिपेट करेगा फोटो केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन। तो थोड़ा सा बस ऐसे याद रखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस ऑफ एनर्जी चल रहा है, ये जो ट्रांसफरिंग हो रही है ना, इट इज नोन एज रेजोनेंस ऑफ एनर्जी, वो यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे इसमें दोनों ही लगभग एक जैसी डायग्राम है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर आप सबसे पहले इसको देखो, क्या दिखा है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, देखो इसमें कुछ ऐसा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो फोटोन आ रहे हैं, लाइट आ रही है, रेजोनेंस ट्रांसफर, देखो एक से जंप किया दूसरे पे, दूसरे से जंप किया यहाँ आया, इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये देखो, और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन को मिला, ठीक है, इसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसको मिल गया। जो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, देखो रिएक्शन सेंटर का वहां पे प्रेजेंट है। जो भी अभी बताया ना, सिर्फ वही टर्म्स है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन जंपिंग देख रहे हो किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, वन से दूसरा, दूसरे से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और लास्ट में एनर्जी मिल जाती है रिएक्शन सेंटर के इलेक्ट्रॉन को, और उसके बाद हमें पता है फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। सेम वही चीज यहाँ पर है, और देख लो, ठीक है। हमने क्या कहा, फोटोन की एनर्जी आई, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट में गया और अपनी एनर्जी को देखो दूसरे को दी, यहाँ से जंप, दूसरे को जंप, जंप, इस टाइप से जंपिंग चलती है, और लास्ट में देखो इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफर हुआ, और रिएक्शन सेंटर, ये देखो ब्लू कलर वाले को कहना है रिएक्शन सेंटर, इसके इलेक्ट्रॉन को मिल गया, ठीक है। और ये देखो ये ग्रीन कलर क्या है, एंटीना पिगमेंट के मॉलिक्यूल, जिसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, बिल्कुल सेम ही है। बस मैं समझाना चाह रही थी, जो हमने यहाँ 2D में समझा है वो रियल में कुछ ऐसा हो रहा होता है, ऐसे जंपिंग चल रही होती है, लाइट आ रही है जो उससे। क्या बात क्लियर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे कुछ पिगमेंट है और यहाँ पे कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट है, पिगमेंट भी है और यहाँ पे प्रोटीन भी प्रेजेंट है। चलो, अब हमने कहा है जो हमारा फोटो सिस्टम है या फोटोसिंथेसिस है, ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या था, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और दूसरी होती है, अच्छा नंबर भी डाल देती हूँ, कौन पहले होती है, पहले ये होती है, हमेशा हमेशा पहले यही हो सकती है। और हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्यों, क्योंकि इसी की एनर्जी को नेक्स्ट स्टेप पे यूज किया जाएगा, विच इज योर डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे थे, CO2 का फिक्सेशन रिएक्शन। चलो, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, तो हम इस पे फोकस करेंगे। अच्छा, लाइट रिएक्शन क्या होती है क्या इसके अंदर होता है, ये सब चीजें अब हम जानेंगे। मैंने बताया था ना, इसके अंदर आपकी लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल में, और कहां पे होता है ये सारा कुछ, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। कहाँ होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस वन। क्यों इंपॉर्टेंट है, लोकेशन पूछ ली जाती है, लाइट लोकेशन कहाँ पे, लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है भाई,
ये हो रही है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन वाले एरिया में। अब याद है ना थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, वो भी डबल मेम्ब्रेन थी, ऐसे याद रखो। चलो इधर की तरफ आ जाओ, इधर की तरफ आ जाओ। यहाँ पे अभी हमने देखा जो ये केमिकल एनर्जी थी, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर ड्यूरिंग द CO2 फिक्सेशन रिएक्शन एंड CO2 इज कन्वर्टेड इनटू फूड फॉर्म। इसमें वो केमिकल एनर्जी यूज हुई एंड दिस रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा पार्ट। यस, पहले से पढ़ लिया था अभी हमने, कहा थैलेकॉइड है और कहा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है भाई? लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। कहाँ होती है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने यहाँ लिखा फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट लिख देती हूँ कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है photochemical reaction is performed by a photosynthetic unit। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेटिक यूनिट ही कर सकती है। अच्छा, फोटोकेमिकल रिएक्शन वही क्यों कर सकती है भाई? नाम में भी तो पढ़ो, नाम कह रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट मींस लाइट को लेना ना, लाइट को लेना। अब लाइट को तो वही लेगा जिसके अंदर उसको लेने की, एब्जॉर्बेंस करने की एबिलिटी हो। और एब्जॉर्ब कौन कर सकता है? सिर्फ पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट थे? पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम। तो हम क्या ले सकते हैं? इफ दिस यूनिट इज photosystem, and I have already told you this photosystem is of two types named photosystem 1 and photosystem 2, right? चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद देखो हमने कहा इनमें पिगमेंट्स हैं और इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? प्रोटीन। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं हम फोटोसिस्टम 2। ठीक है, फोटोसिस्टम 2 कहते हैं, या फिर आप इसे फोटोसिस्टम 680 कह सकते हो। इसे आप फोटोसिस्टम 1 कह दो या फिर फोटोसिस्टम 700 कह सकते हो। और ये बहुत जगह यूज मिलेगा आपको ऐसा। ये कुछ 701 के प्लेस पे 700, 2 के प्लेस पे 680, बहुत जगह मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने बोले थे वहां पे D1 D2 याद है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड इज व्हाट? पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, वो यहाँ पर है D1 एंड D2 पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, फोटोसिस्टम 1 में क्या है फिर? इसके पास है PSA एंड PSA-B प्रोटीन्स। याद है अभी तो बोला मैंने, पिगमेंट भी होंगे, प्रोटीन भी होंगे। दीज आर प्रोटीन्स। यहाँ पे प्रोटीन D1 D2 है, यहाँ पे प्रोटीन ये है। अच्छा, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मॉडिफाइड क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है नॉर्मल वाले भी, लेकिन मॉडिफाइड क्लोरोफिल भी है, जैसे हम कह रहे हैं A0 एंड A1। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप कह सकते हो नॉर्मल क्लोरोफिल है, नॉर्मल क्लोरोफिल है। नेक्स्ट, फोटोसिस्टम 1 के पास नो ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। यहाँ पे कोई ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर नहीं है। वहां पे मतलब एक जगह होती है, अभी हम पढ़ेंगे बस इसके बाद, तो वो इसमें नहीं होती, लेकिन इसके पास है हैव ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। नेक्स्ट, कोफैक्टर। यहाँ पे कोफैक्टर कौन है और उधर की तरफ कोफैक्टर कौन है? ठीक है, यहाँ पे कोफैक्टर कौन है बेटा? आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, जो आप ETC चेन में पढ़ते हो। किस में पढ़ते हो? ETC में, वैसा ही है ये। और यहाँ पे कोफैक्टर कौन है जो साथ में काम करेंगे इस सिस्टम के? वो कौन है आपके? थियोफाइटिन, क्विनोन
कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये है। और अभी इन सब का यूज मैं आपको दिखा दूंगी जब हम अभी लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जस्ट क्या है लाइट रिएक्शन। हमने जान लिया ना कि लाइट रिएक्शन में क्या करना है, भाई लाइट से इसमें जाना है। अच्छा, लाइट से जाना है तो मतलब कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, हमारे पास है कौन, पिगमेंट्स। फिर हमने पिगमेंट्स को एक्सप्लेन किया था पूरा। अच्छा, जब उसके स्ट्रक्चर सब कुछ जान लिया उसके बारे में, तब हम बढ़े कि कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट है। अच्छा, पिगमेंट है तो वो कौन से रीजन में एब्जॉर्बेंस दिखाएंगे, तब हमने वो सब जाना। फिर हम आगे बढ़े, अब हम जान चुके हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज की जरूरत है, कहाँ हो रही है, ये भी जान लिया था। लेकिन उसके और इम्पोर्टेंट वो स्ट्रक्चर क्या है जहां पे ये होगा मेम्ब्रेन में, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, दैट इज फोटोसिस्टम। अब हम जान रहे थे कि फोटोसिस्टम क्या है, कितने टाइप के हैं, कौन पहले वर्क करता है, ये हमने जान लिया। लेकिन हमें पढ़ना है इन दो रिएक्शन को पूरा क्लियरली, फोटोकेमिकल को मतलब लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ना फर्स्ट है क्या, लाइट रिएक्शन, जिसमें हम सारी टर्म से वाकिफ हैं कि वो व्हाट इज फोटोसिस्टम 1 एंड व्हाट इज फोटोसिस्टम 2, कौन पहले काम कर रहा है, कौन बाद में काम कर रहा है, किसके अंदर ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर है, किसके अंदर नहीं है। अच्छा, ये फोटोसिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ये सारी चीजें अब हम जान चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे टूवर्ड्स द लाइट रिएक्शन। किसकी तरफ बढ़ेंगे बेटा, लाइट रिएक्शन की तरफ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो इधर थोड़ा सा इधर ही बता देती हूँ पहले। ठीक है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। एक होती है साइक्लिक तरीके से, जिसमें साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। दूसरी होती है जिसमें नॉन साइक्लिक तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, एक होती है साइक्लिक और एक होती है नॉन साइक्लिक, बस यही था। ठीक है, तो पहले अब मैंने ये बता दी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा किसके साथ, ये इसके साथ, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के साथ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारी नॉन साइक्लिक फोटो केमिकल रिएक्शन। नॉन साइक्लिक फोटोकेमिकल रिएक्शन, समझो अभी से ये क्या कह रहे हैं। नॉन साइक्लिक फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही थी भाई, थैलेकोइड मेम्ब्रेन। और थैलेकोइड कैसा दिखाई दे रहा है, डबल मेम्ब्रेन, जिसके बाहर याद करो मैंने बताया था स्ट्रोमा और अंदर ल्यूमेन होता है ना। मैं अब आपको कुछ इतना पोर्शन दिखाऊंगी जूम आउट करके। ठीक है, ये पोर्शन में दिखाने वाली हूं। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही था ना। देखो ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, वैसे ही मैंने इसको टर्न करके थोड़ा दिखा दिया है आपको। तो अंदर क्या है, ल्यूमेन, एंड बाहर का एरिया क्या हो गया, स्ट्रोमा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाना।
सबसे पहले कौन है, मैंने क्या बताया था, काम के लिए सबसे पहले फोटो सिस्टम 2, ध्यान से देखते चलना, ये कौन है आपका फोटो सिस्टम 2, और बाद में कौन आएगा काम के लिए, फोटो सिस्टम 1। फिर मैम सेंटर वाला कौन है, इट इज योर साइटोक्रोम B6 एंड F। कौन है ये साइटोक्रोम B6F, मैं यहां लिख देती हूँ, साइटोक्रोम B6F। अब हमने बोला इसके पास एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर है, यस इट हैव ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, जहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, किससे होता है, वाटर। तो यहाँ पे आपका वाटर प्रेजेंट होता है, ये वाटर यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा H+ आयंस में एंड ऑक्सीजन में। इसके अलावा एक और चीज रिलीज करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बताया था मैंने, याद करो। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाला पहला मॉलिक्यूल कौन है, फियोफाइटीन। फियोफाइटीन, देखो इधर पीछे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, फियोफाइटीन, किसमें, फोटो सिस्टम 2 में, आगे ना फियोफाइटीन। तो सबसे पहले कौन लेता है, फियोफाइटीन। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहला मेंबर एब्जॉर्ब करने वाला, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कौन है, इट इज फियोफाइटीन, ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अब ये इसके पास है, अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये जा रहा है अगले मेंबर। अगला मेंबर कौन है, अगला मेंबर है प्लास्टोक्विनोन। कौन है अगला मेंबर, भाई प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। क्या है, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकती हूँ, PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, ये प्रेजेंट है। अब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको भेजेगा, ठीक है। जैसे ही साइटोक्रोम, अब साइटोक्रोम B6F अगले पर्सन को देगा, और जैसे ही देगा उसी टाइम पे यहाँ स्ट्रोमा से ल्यूमेन के अंदर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ H+ आयंस को भेजेगा। किसको भेजेगा, H+ आयंस को, ठीक है। ये बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है भाई, यहाँ बैठा है प्लास्टोसाइनिन। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगी, अब इलेक्ट्रॉन खुद ही रखेगा, अगले पर्सन को देगा। अच्छा, ये रिएक्शन क्या अपने आप होती रहेगी, नहीं भाई, लाइट रिएक्शन है ना, सो दे नीड लाइट। लाइट आएगी तो ये सारा काम होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो लाइट आई, ब्रेक हुआ, होने के बाद इलेक्ट्रॉन गया। अब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं गया होगा ना, वही क्लोरोफिल का याद है रेजोनेंस पाथवे, वो फॉलो करके फियोफाइटिन, इससे कोई मिला, इसमें भी ऐसे ही अगला। अब हम यहाँ पे आ गए, हमें बताइए यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, अब इतना घूम घाम के आ रहा है, तो आप बताओ भाई एनर्जी तो बेचारे की डाउन हो गई होगी। इसको क्या चाहिए फिर से, ग्लूकोज, नहीं भाई, इसको तो चाहिए सनलाइट। तो फोटो सिस्टम्स क्या कर रहे हैं, लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जो भूल गया हो तो ये देखो, फोटो सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम लाइट मैंने बनाया ना, लाइट इसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया बेटा, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। पहले वहां किया, कुछ आगे तक इलेक्ट्रॉन भेजा, फिर से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डाउन हुई, देन अगेन यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। अब जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा भाई हाइयर एनर्जी स्टेट में जाएगा, मतलब उछलेगा, फटाफट से एनर्जी मिली। और सबसे पहले कौन लेगा, A0, ये तो पढ़ा सा है, ये देखो, मॉडिफाइड क्लोरोफिल A0 एंड A1। तो यस, सबसे पहले A0 के पास जाएगा। फिर नेक्स्ट मेंबर पकड़ने वाला कौन है, A1। एंड एट द एंड किसको मिलेगा बेटा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। किसको मिलेगा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये देखो यहाँ पे लिखवाया था मैंने, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये अब यहाँ पर इसको मिल जाएगा। इसके पास अब कौन आ चुका बेटा, इलेक्ट्रॉन।
ये कहता है मेरे को भी मत दो, आगे बढ़ाओ आगे, तो ये अब आगे भेजेगा बाहर, किसको देगा? फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन शॉर्ट में एफडी भी कहते हैं, फेरोडॉक्सिन ले लिया। अब फेरोडॉक्सिन भी कह रहा है मुझे मत दो और आगे बढ़ाओ, क्या और किसको दे सकते हैं? तो यहाँ पे एक प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज। क्या कहते हैं? फेरोडॉक्सिन का रिडक्टेज, इसको दे दो। फिर ये क्या करेगा? ये उस इलेक्ट्रॉन को यूज करके क्या बनाएगा? देखो NADP प्लस से इलेक्ट्रॉन जो यहां से आ रहा है ना, उसको यूज करके NADPH बनाता है। क्या बनाता है? NADPH। याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भाई थियोफाइटिन है ना। और लास्ट कौन है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? देखो उधर गया NADP प्लस। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये पूरा पाथ कैसे कैसे जा रहा है हमें ये याद रखना है, सही बात है। अब देखो H प्लस आयंस यहाँ पे आए, H प्लस आयंस यहाँ पे भी आए हैं। होपफुली ये बात क्लियर हुई होगी। थियोफाइटिन को मिला प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, फिर एनर्जी डाउन, तो फिर से सनलाइट से एब्जॉर्ब करी, A0 को दिया, A1 को दिया, आयरन सल्फर को दिया, फेरोडॉक्सिन को भेजा और फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज। होपफुली ये बात क्लियर। चलो अब हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट आयरन सल्फर के बारे में, सॉरी H प्लस आयंस के बारे में। देखो H प्लस आयंस की जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो अब इधर की तरफ देखो, नंबर काउंट करने हैं कितने आए हैं। इसने अपने H प्लस आयंस जब दिए तो देखो वाटर के पास 2 H प्लस आयंस है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 H प्लस आयंस उसने रिलीज करे। तो इलेक्ट्रॉन भी ऊपर कितने जा रहे होंगे? ये भी यहाँ पे 2 जा रहे होंगे, लेकिन एक एक करके ही तो आगे बढ़ेगा, ठीक है, एक एक करके जाता है ना। क्वेश्चन है यहाँ पे कितने H प्लस आयन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? ये देखो 2H प्लस, और यहाँ पे कितने आएंगे बेटा? 4H प्लस। कितने ट्रांसफर कर दिए इसने? 4H प्लस ट्रांसफर कर दिए। होपफुली इतने पॉइंट क्लियर होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसी की मेम्ब्रेन में ATPase जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? ATPase, जो क्या बनाता है? ATP। देखो NADPH तो बन गया, याद है मैंने बताया था, केमिकल एनर्जी देखो बन गई। ATPase जो H प्लस आयंस की हेल्प से ही काम करता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? अंदर की तरफ H प्लस बढ़ रहे हैं, H प्लस बढ़ रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? H प्लस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो pH डाउन हो रहा है। pH क्या हो रहा है बेटा? डाउन हो रहा है। इस चक्कर में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल फोटोन ग्रेडियंट बन जाता है। फोटोन मतलब बेटा H प्लस, ठीक है, वो फॉर्म हो जाता है। इस ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पे फोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होता है, फोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होता है। जैसे ही फोर्स जनरेट होगा, यहाँ पे जो H प्लस आयंस ये आए हुए हैं, H प्लस वगैरह जितने भी है, वो सब यहाँ से ट्रांसफर करे जाएंगे बाहर, कि जाओ भाई फिर से बाहर, तुमने यहाँ पे सब कुछ खराब कर दिया। जैसे ये होगा तो यहाँ पे बेटा आपके ATP प्रोड्यूस होंगे। 3H प्लस आयन से 1 ATP प्रोड्यूस होगा, ये याद रखना है। 3H प्लस से 1 ATP। अब काउंट कर लो ये कितने हैं? 4 5 6 6H प्लस आयन से कितने बन जाएंगे बेटा? बताओ। 3 से 1 है तो 3 और 3 6, यहाँ पे 2 ATP बन जाएंगे। सही बात है। अब अगर मैं अब आपको क्या कह दूं, यहाँ पे बस नंबर बदल सकती हूँ, बाकी सब तो सेम है। मैं आपको कह रही हूँ एग्जाम्पल लेके चलना है। एग्जाम्पल है ये, मैंने आपको कहा
12H+, तो कितने एटीपी आएंगे बताओ जल्दी से, कितने एटीपी आ सकते हैं? 4, क्योंकि 3 पे 1 और 12 पे कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएंगे, बस खत्म। ये होता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? Z स्कीम। इसी को दूसरे नाम से क्या कहते हैं बेटा? Z स्कीम। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। मैं इसको अब Z स्कीम की उस फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ कि कैसे प्रेजेंट होता है। नाउ सी, देखो यही सब चला था अभी, ठीक है, यही सारी रिएक्शन चली है। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है। देखो मैंने बोला था हम इसे फोटो सिस्टम 2 या 680 कह सकते हैं। अब 680 है मतलब फोटो सिस्टम 2 की बात हुई है। वाटर का देखो ब्रेक डाउन हो गया, 2H+ आयन दिए, इलेक्ट्रॉन ये देखो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। PHEO मतलब बेटा क्या हुआ? फियोफाइटीन। और फिर किसको दे दिया? PQ। PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन। फिर देखो साइटोक्रोम B6F, फिर PC प्लास्टोसाइनिन। फिर देखो कहां पे आ गया? फोटो सिस्टम 1 के पास। इलेक्ट्रॉन देखो इन्होंने एनर्जी ली, बाहर से एनर्जी ले रही है और फिर से एक्साइटेड स्टेट में आ गई। फिर देखो FD, मैंने बोला था लिख सकते हैं, मतलब फेरोडॉक्सिन। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बताया था मैंने NADP+। इसको मिलता है जो लास्ट में क्या बना देता है? NADPH बना देता है। वही चीज है। अब इसकी शेप देखो, ये शेप कुछ कैसी दिखाई दे रही है? Z जैसी। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं? इट इज अ Z स्कीम। क्या कह देते हैं बेटा इसको? हम Z स्कीम कह देते हैं। होपफुली बात समझ आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इनहिबिटर्स की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जो वाटर का यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, इसको रोका जा सकता है यूजिंग आप बोल सकते हैं हर्बिसाइड विच इज एट्रेक्सिन। एट्रेक्सिन, एट्रेक्सिन क्या है? एक हर्बिसाइड है। ठीक है, एंट्रेक्सिन आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये स्टेप रुक जाएगा। फिर यहाँ पे भी आप रोक सकते हो इस स्टेप पे यूजिंग DCMU। किसका यूज करके बेटा? DCMU का यूज करके। ठीक है, ये यहाँ पे आप रोक सकते हैं। फिर लास्ट टाइम पे हम कहते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो इसके पास हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप स्टॉप लगा सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लगा सकते हैं यूजिंग पैराक्वेट। पैराक्वेट। तो ऐसे ये थोड़े से आप इनहिबिटर्स भी याद रखें। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो DCMU ने क्या किया भाई? ये रोक दिया। लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं कभी कभार कि DCMU कौन से फोटो सिस्टम को रोक रहा है। देखो कौन से स्टेप को रोका ये तो हम जान चुके कि PQ से भाई साइटोक्रोम के उसमें रोक रहा है वो थोड़ा सा प्रोसेस को। लेकिन DCMU किस फोटो सिस्टम को रोक रहा है? तो हम कहेंगे फोटो सिस्टम 2 को इनहिबिट कर रहा है। इनहिबिट फोटो सिस्टम 2 को रोकता है, क्योंकि 2 का ही वर्क है ना ये। PQ और ये सब 2 के ही तो पार्ट है, तो उसके वर्क को रोक रहा है, इसलिए हम कह देते हैं ये 2 को रोकता है। इसका तो डायरेक्ट है, वाटर की स्प्लिटिंग रुक रही है, तो क्या लिख सकते हैं? इनहिबिट वाटर स्प्लिटिंग। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। होपफुली क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं, हमने देखा यहाँ पे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक हमने कहा था, एक और है साइक्लिक। तो अब हम साइक्लिक देखेंगे। साइक्लिक फोटोकेमिकल रिएक्शन।
जब साइक्लिंग की बात करते हैं ना, इसमें ओनली वन फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व। सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, वो भी कौन सा, फोटो सिस्टम 1। ठीक है, फोटो सिस्टम 1, कोई फोटो सिस्टम 2 नहीं होता, नो फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व। ठीक है, देन मैम वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज स्टोर्ड इन फोटो सिस्टम 1 ऑलरेडी फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन स्टोर रहते हैं, पहले से स्टोर रहते हैं, उसी का क्या होता है बेटा, आगे की तरफ साइक्लिक रिएक्शन चलती रहती है। चलो अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, कोई फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है। चलो अब हम इसे ड्रॉ करते हैं, कहां हो रहा है, सेम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, ल्यूमेन, एंड आउटसाइड इट इज स्ट्रोमा। तो हम यहाँ पे सिर्फ वही बनाते हैं जो जरूरी है, साइटोक्रोम B6F, चलो अब हम इसको देखते हैं। ये क्या है आपका, साइटोक्रोम B6F, और ये क्या है आपका फोटो सिस्टम 1। जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, और इसको बस क्या चाहिए, सनलाइट की एनर्जी जैसे ही मिलेगी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड, और सबसे पहले वही A0 को मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर A1 के पास जाएगा, एंड एट द एंड यहाँ पे आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को मिल जाएगा, है ना, ये सब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ रुकेगा नहीं, बाहर जाएगा किसके पास, फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज ऊपर तक चला जा रहा था, यहाँ नहीं, यहां से ये इसके पास आएगा। ठीक है, इसके पास आएगा, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन। जैसे ही याद करो ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को दे रहा था, इसको दे रहा था पीसी जिसे हम कहते हैं, तो उसी टाइम पे ये क्या ऊपर से नीचे की तरफ H+ आयंस को भेज रहा था। कितने आएंगे, सिर्फ 4। ठीक है, और ये फिर से वही इधर की तरफ देता रहेगा, तो इधर खत्म भी नहीं होंगे क्योंकि वापस मुड़ के यहीं आ रहा है, लेकिन H+ आयन सिर्फ यहीं से आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप फिर से लिखें कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट सबसे पहले जिसके पास आया A0, या फिर कहीं पे अगर फोटो सिस्टम 1 लिखा है तो भी बात ठीक है, उसी को मिल रहा है। नेक्स्ट लास्ट साइटोक्रोम, ऐसे बस खत्म। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अब वही अगर ये यहाँ पे ठीक है,
अगर ये यहाँ पे है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ जैसे लिखा था। उसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स लगेगा, जो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो ATPase प्रेजेंट है उसके थ्रू जो यहाँ पे H प्लस प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे बेटा, बाहर जाएंगे, और वही 3H+ से एक ATP फॉर्म होगा। तो यहाँ पर है टोटल 4H+, ये देखो सिर्फ यही है और कोई है ही नहीं, वहां पे तो उधर से भी थे तो सिर्फ यही है। तो 3 से तो हो गया वही 1, तो इसका लगभग आप बोल देते हैं 1.5 ही ATP जनरेट हो पाते हैं, ज्यादा नहीं हो पाते। 1.5 से भी कम ही है, ठीक है, उससे भी कम ही है। तो हम क्या लेके चलते हैं, मतलब नियरली नॉट कंप्लीट, इतना ही बन पाता है इसमें उसके कंपैरिजन में। सही बात है, होपफुली पॉइंट क्लियर होंगे, व्हाट इज नॉन साइक्लिक एंड व्हाट इज साइक्लिक। चलो इनके थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं तो और अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन दो टाइप की हमने बोली, एक तो थी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो वाली, और एक है साइक्लिक। देखो नॉन साइक्लिक में पहले तो यही कितने फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, बोथ फोटो सिस्टम 1 and 2 इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है साइक्लिक। यहाँ पे दोनों है, फोटो सिस्टम 2 है ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, जहां से क्या रिलीज हो रहा है, जो रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन को, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एस नो ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर प्रेजेंट, नो ऑक्सीजन इवॉल्व, कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे हमने क्या कहा था बेटा, हाइड्रोलिसिस हुआ था ना वाटर का, इसी जगह पे हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ था, ब्रेक डाउन मतलब H+ और ऑक्सीजन वाली फॉर्म में। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, नो हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे वो नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर है ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या देखते हो, जो नॉन साइक्लिक है NADPH फॉर्म होता है, जनरेट होता है लास्ट में, लेकिन यहाँ क्या लिख सकते हो, नो NADPH फॉर्म, यहाँ पे कोई NADPH फॉर्म होगा ही नहीं। नेक्स्ट ATP जनरेट होते हैं बाय नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसी तरीके से मतलब नॉन साइक्लिक तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पे ATP जो जनरेट हो रहा है साइक्लिक से। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस थे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने चाहिए। होपफुली पॉइंट क्लियर है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं उस छोटे से टॉपिक जिसे कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। बार बार कह रहे हैं ना,
यूज हो रहा है उसका वाटर ब्रेकिंग के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। इसके बारे में एक दो पॉइंट छोटे से पता होने चाहिए। क्या? दैट इट कंटेन्स मैग्नीज आयंस, मैग्नीज आयंस है Mn इसके पास प्रेजेंट है। कितने हैं? 4, 4 है, लेकिन वो 5 डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन 5 डिफरेंट फॉर्म्स। कौन कौन सी 5 डिफरेंट फॉर्म है? जैसे S0, S1, S2, S3 एंड S4। दीज आर फॉर्म्स 1 2 3 4 5। तो इन 5 तरीकों की फॉर्म्स में रह सकता है, ठीक है। और क्या प्रेजेंट है बेटा? आयन का नाम थोड़ा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे टायरोसिन भी है। ये टायरोसिन क्या करता है फिर? ये एब्जॉर्ब करता है किसको? फोटोन ऑफ लाइट, उसको, ठीक है। तो ये टायरोसिन भी यहाँ प्रेजेंट है। और भी कुछ प्रेजेंट है? यस। उसके अलावा ऑल्सो कंटेन क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, टायरोसिन एंड मैग्नीज आयन। होपफुली ये पॉइंट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ना, अगर मैं आपको एक ऐसे ही क्वेश्चन दे देती हूँ कि 4 ATP पॉइंट ऑफ व्यू which electron flow pathway is more efficient। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम ATP को देखें और जानें तो हमारे पास 2 पाथवे हैं। एक तो था साइक्लिक और एक था नॉन साइक्लिक। और पूछा जा रहा है ज्यादा इफेक्टिव आपको कौन लग रहा है, ज्यादा एफिशिएंट आपको कौन लग रहा है इन दोनों को अगर आप बात करते हो तो। देखो, जब आपने नॉन साइक्लिक की बात करी थी तो हमने कहा था फोटो सिस्टम 1 भी है और फोटो सिस्टम 2 भी है, और दोनों ने ही क्या किया था भाई? एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी ना, दोनों ने ही करी थी, दोनों ने करी। लेकिन साइक्लिक के केस में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 था और इसी ने ही एनर्जी एब्जॉर्ब करी। नाउ अब एज्यूम रखना है, एग्जांपल लेना है कि आपके पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल थे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल थे। आपने ब्रेक डाउन किया तो कितने H प्लस आएंगे भाई? 4H प्लस, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। इधर की तरफ भी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे भी प्रेजेंट है जो आगे की तरफ जा रहे हैं। जब हमने कहा था पीछे, अब ध्यान से पीछे की तरफ देखते चलो। इस केस में ये कैसे है? कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो यहाँ लिखे हैं मैंने 2, वहां पे 4 है। 2 के केस में एनर्जी कितनी आई थी बेटा? देखो 2 ATP। 4 के केस में कितनी आ जाएंगी? सीधी सी बात है, 4 के केस में कितनी आ जाएंगी? तो हमने लिखा हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके केस में एनर्जी कितनी आ रही है? 4 ATP, 4 ATP प्लस, अब देखो ATP ध्यान रखना है, NADPH देखना ही नहीं। इसके केस में अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है सिर्फ एक ही सिस्टम में एब्जॉर्ब कर रहा है 4। जब हमने पीछे की तरफ, अब पीछे देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने
4 H+, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। 2 इलेक्ट्रॉन के केस में नियरली बोल सकते हैं 1.25 है, लगा लो। तो 4 इलेक्ट्रॉन के केस में 1.25 प्लस 1.25 ATP, कुछ ऐसा हो जाएगा। दैट मीन्स नियरली 2.5 ATP हो जाएगा। 2.5 ATP हो जाएगा। डबल किया है बस, कुछ अलग नहीं किया। हमने यहाँ पे उसके कंपैरिजन को बढ़ा दिया, जानबूझ के बढ़ाया मैंने, ताकि आप सिंपल भी याद रखो, कुछ बढ़ा के आए, घुमा के आए, वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज करके आए तो भी याद रखो कि सिंपल का याद कर लो भाई। वहां पे तो कितने आ रहे थे? इतना आंसर आ रहा था, बस यहाँ पे डबल करना है तो इतना हो जाएगा। ऐसे याद रखो। जैसे दोबारा से देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे हमने क्या कहा? H+ गए, 3 से 1 आ सकता है, 6 से इतने आए, लेकिन ये 6 H+ कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से आए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से आए हैं। तो 2 से ATP कितने बन रहे हैं हमारे? 2 ATP, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 ATP। 2 इलेक्ट्रॉन में 2 ATP, लेकिन अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो फिर से 4 ATP है ना, 8 दे दूं तो 8 ATP। मतलब वो चीज समझ रहे हो, हमने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया, 4 इलेक्ट्रॉन पे 4 ATP मिल गए। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, पहले भी वही, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 1.25 ATP बन रहा था, फिर 2 बढ़ा दिए तो 1.25 फिर से आ गया। आप दोनों को प्लस कर दे तो इतना आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है? मैम ये लग रहा है क्योंकि इसमें तो ज्यादा नंबर ऑफ ATP आ रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है। ध्यान दो इधर, यहाँ पे 2 जनों ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तब 4 ATP आया है। यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन ने एक बारी में एक अमाउंट में ही एनर्जी एब्जॉर्ब करी है और फिर इतनी ATP दी है। लेट्स एज्यूम, जस्ट एज्यूम करो बेटा, इसी को एक और बार मैंने मौका दे दिया एनर्जी एब्जॉर्ब करने का, क्योंकि यहाँ पे 2 जनों ने करी ना, उसी को मैंने दूसरा मौका दे दिया एब्जॉर्ब करो। सेम 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वहां से भी वो कितनी निकालेगा? 2.5, और दोनों को अब प्लस करो तो ये तो बन गया 5 ATP। गॉड, समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? भाई यहाँ पे तो 2 पर, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, एक काम तुम्हें होमवर्क दिया मैम ने, आप उसी काम को किसी की हेल्प से कर रहे हो, ठीक है, कोई पर्सन आपका फ्रेंड, आप कह रहे हो यार ये तो ना अपनी मम्मी से अपना होमवर्क करा लेता है तो इसका काम जल्दी हो जाता है, इसलिए इसको डांट भी नहीं पड़ती, इसकी अच्छी अच्छी राइटिंग आती है, सब अच्छा हो जाता है, लेकिन मैं तो अकेले करता हूँ, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है ना अकेले भी, समझ आई? अब यहाँ पे भी तो वही हुआ, 2 जनों ने काम किया फिर इतने ATP दिए हैं। यहाँ ये कह रहा है मैंने तो एक ही नहीं, मैंने ही तो एब्जॉर्व करी थी एक बार लाइन और इतनी दे दी है, क्या मुझे एक और मौका मिलना चाहिए भाई, है ना? एक और दिन दे दो मुझे मेरा होमवर्क करने का, तो एक और मौका दिया भी, तुम फिर से एब्जॉर्व कर लो उतनी एनर्जी। जब दोबारा करी फिर 4 इलेक्ट्रॉन दिए, सब कुछ प्रोसेस हुआ तो इसने फिर से 2.5 ATP। तो जब 2 बार एब्जॉर्व करके इसका देखा तो 5 ATP आए, और यहाँ पे 2 ही जनों की एनर्जी के बाद सिर्फ 4 आ रहा है, सिर्फ 4, और यहाँ पे क्या आया बेटा? 5 बढ़ के आया है। दैट मीन्स मोर एफिशिएंट कौन है? साइक्लिक। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो मोर एफिशिएंट है देन नॉन साइक्लिक। क्या बात समझ आ गई है? ठीक है, साइक्लिक वाला ज्यादा एफिशिएंट है देन नॉन साइक्लिक। होपफुली बात समझ आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं ना। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो? ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों हो रहे हैं भाई? हमारे पास नॉन साइक्लिक है, तरीका है ना, तो साइक्लिक क्यों हो रहा है? क्या कोई स्पेशल कंडीशंस है जब साइक्लिक होता है? तो आंसर है यस, तभी होता है। जैसे पहला, जब हम क्या बोलते हैं, ATP बहुत ज्यादा हो रहा है, सॉरी कम हो रहा है, एंड NADPH बहुत ज्यादा हो गया है। कहाँ पे ज्यादा कम हो रहा है बेटा? सेल के अंदर। जिस सेल के अंदर हमारी रिएक्शंस हो रही हैं उस सेल के अंदर ATP बहुत कम हो रहा है, लेकिन NADPH बढ़ता जा रहा है। थिंक, अगर आप सेल जो है वो नॉन साइक्लिक तरीका अपनाएगा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो को ही करवाएगा, तो उसमें तो ATP तो बनेंगे, ठीक है, लेकिन NADPH भी तो बन जाएंगे, और NADPH तो पहले ही ज्यादा हो रहे हैं, तो इसको रहने दो। क्यों ना हम इससे साइक्लिक की तरफ मुड़ जाए,
अब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कह रहा है मैं तुम्हें एटीपी दूंगा और सिर्फ एटीपी दूंगा क्योंकि मैं एनएडीपीएच नहीं बना सकता। तो इस कंडीशन में क्या है, शिफ्टिंग किधर की तरफ हो जाती है बेटा, आपकी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की तरफ। दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब हमें पता है जो हमारे फोटो सिस्टम्स होते हैं, जैसे थैलेकॉइड मेमोरी में यहाँ प्रेजेंट क्या है, फोटो सिस्टम्स। चलो इसको समझो। अब हमने क्या कहा, यहाँ पे ऐसे होता है ना, एक तरफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मैंने कहा इधर बहुत ज्यादा है, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, इधर ज्यादा है और इधर कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये जो है इसको जब आप लाइट दोगे ये बढ़िया एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा लाइट, लेकिन जब आप इसको सेम दोगे लाइट तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता। इस चक्कर में क्या होगा भी, पूरा जो प्रोसेस है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाता। तो तब क्या होता है, इसमें से कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या लग जाता है बेटा, फॉस्फोराइलेशन। क्या ऐड हो जाता है, फॉस्फेट। अब जो फॉस्फोराइलेटेड जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, दे कैन ट्रेवल, वो यहाँ आ जाते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं। जब तक आ जाते हैं जब दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इक्वल होगा इन बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, जैसे ही बराबर होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, नाउ फोटो सिस्टम 1 विल वर्क एफिशिएंटली, वो भी बढ़िया तरीके से काम करने लगेगा। फॉस्फेट ऐड करने वाला मेंबर कौन है, कोई काइनेज ही होगा। तो यहाँ पे कौन है बेटा, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज। ठीक है, सेरिन थ्रियोनिन काइनेज जो इसमें फॉस्फेट ऐड करेगा एंड फॉस्फोराइलेटेड मूव करेगा फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। क्यों करा, क्योंकि पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, जिसकी वजह से लाइट एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है वो कम ज्यादा हो गई थी, तो फोटो सिस्टम 1 अपना काम नहीं कर पा रहा था। अब इक्वल हुआ, अब ये आराम से काम करेगा। थर्ड रीजन, इन ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो ब्लू ग्रीन एल्गी को देखो, जैसे अब नोस्टोक एनाबीना वगैरह को देखते हो तो कुछ ऐसी दिखाई देती है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसमें बाहर की तरफ जिलेटिन लेयर प्रेजेंट होती है, कुछ ऐसी दिखाई देती है। दिस इज योर नोस्टोक एनाबीना। ये क्या, ये कुछ एग्जांपल है। इसमें से कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोसिस्ट। And we call it as हेट्रोसिस्ट। मैम हेट्रोसिस्ट तो वो सेल है जहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस, बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पे CO2 फिक्सेशन भी होता है जो हम कभी पढ़ते नहीं है। नॉर्मल सेल्स में सिर्फ CO2 फिक्सेशन होता है, लेकिन हेट्रोसिस्ट सेल में CO2 फिक्सेशन के साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। अच्छा, अब ध्यान दो, समझो। हमने कहा जब साइक्लिक होता है तो नो ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर प्रेजेंट, वो नहीं होता तो नो ऑक्सीजन रिलीज, कोई ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होता। तो जब नॉर्मल CO2 फिक्सेशन होती है तो यहाँ पे आपकी नॉन साइक्लिक भी हो जाती है प्लस साइक्लिक, कोई भी आ जाओ वो इलेक्ट्रॉन फ्लो चल पड़ता है।
लेकिन एज वी नो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एंड दैट एंजाइम कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेज. नाइट्रोजिनेज कहता है मुझे कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसे ऑक्सीजन मिलेगा इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी. इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, अगर ऑक्सीजन हुआ तो नाइट्रोजिनेज स्टॉप वर्किंग, वो अपनी वर्किंग, उसकी वर्किंग रुक जाती है. इसी के लिए, क्योंकि इसी सेल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब CO2 फिक्सेशन होगा, यहाँ पे जब CO2 फिक्सेशन होगा वो सिर्फ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसमें मतलब जो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ही चल पाएगा लाइट रिएक्शन के टाइम पे, क्योंकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कहता है कि नो ऑक्सीजन इवॉल्व, इस टाइम पे कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता, और नहीं होता तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हिंड्रेंस कॉज नहीं करेगा, इसलिए थर्ड रीजन यहाँ पे होता है. यहाँ कहा, इसके हेट्रोसिस्ट सेल में. बात समझ आई? ठीक है, होपफुली बात समझ आई होगी. चलिए नेक्स्ट, अब इससे आगे का जो पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो.